हम दोनों कोई मामूली कबूतर नहीं हैं। हम इंसानी भाषा में बात कर सकते हैं। अरे वाह, ये तो वाकई में बात कर रहे हैं। हाँ, हम बातें कर सकते हैं क्योंकि हम बाकी साधारण कबूतरों की तरह नहीं हैं। हम परीलोक से आए हैं और अपना रास्ता भूल गए हैं। उस शिकारी ने हमें पकड़ लिया, लेकिन वो तो धन्य है आपका कि आप हमें उस शिकारी के चंगुल से बचा लाए, नहीं तो ना जाने वो हम दोनों का क्या करता। आप दोनों एक अच्छे इंसान लगते हो। अब हम दोनों को किसी और को मत देना, हम आपके ही पास रहेंगे जब तक हमें हमारी मंजिल नहीं मिल जाती। क्या हुआ जी, आप यहाँ इस कोने में उदास क्यों बैठे हैं? रमा, हमारी समझ में नहीं आ रहा हमारी किस्मत में लिखा क्या है। हमारी जिंदगी का तो जैसे कोई मतलब ही नहीं बचा है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं जी? भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक होगा। जब इतने वर्षों से कुछ नहीं हुआ तो अब क्या ही आशा की जा सकती है। न जाने हमारी किस्मत में संतान योग है भी कि नहीं। हर प्रयास तो करके देख लिए हमने। तुम्हें मैंने न जाने कितने वैद्यों को दिखाया, तुम्हारा इतना इलाज करवाया, लेकिन सब तरफ से हमें निराशा ही हाथ लगी। न जाने भगवान हमसे किस बात से नाराज है। अगर आप ही इतने उदास हो जाएंगे तो मेरा क्या होगा जी? क्या मुझे तकलीफ नहीं होती? दूसरों की संतानों को अपनी माँ के सीने से लगा देखती हूँ तो मेरा दिल तार तार हो जाता है, पर सारे गम के आंसुओं को छुपाकर चेहरे पर एक मुस्कान रखती हूँ ताकि आप उदास ना हो। मुझे पता है भाग्यवान, सब खबर है मुझे, पर इस दिल को कैसे समझाऊं? हो सकता है ऊपर वाला हमारी कोई परीक्षा ले रहा हो। आप धीरज रखिए, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। नहीं भाग्यवान, अब धीरज की सारी सीमा पार हो चुकी है। फिर ठीक है, एक ही उपाय है। अगर आपको संतान चाहिए तो। क्या क्या सच में कोई उपाय है तुम्हारे पास? जल्दी बताओ मुझे, मैं वो हर काम करूंगा जिससे मुझे संतान प्राप्त हो। आप दूसरा विवाह कर लीजिए। ये तुम क्या कह रही हो रमा? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं संतान के लिए तुम्हें छोड़ दूंगा? तुम तो मेरी सब कुछ हो रमा, सब कुछ हो। अब मैं चलता हूँ, गोदाम में बहुत काम पड़ा है। तुम अपना ख्याल रखना, और हाँ, उदास मत होना, मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता। ठीक है जी। जगदीश एक अनाज के गोदाम का व्यापारी था। पैसों की तो कोई तंगी नहीं थी उसे, लेकिन संतान सुख से वो दोनों वंचित थे। अनेक प्रकार के वैद्य हकीम से दिखाने के बाद भी उन्हें कोई संतान नहीं हो पा रही थी। जगदीश अपने अनाज के गोदाम के लिए निकल पड़ा। चलते चलते उसे रास्ते में एक शिकारी मिला जिसने 2 कबूतरों के जोड़ों को पकड़ रखा था और पिंजरे में कैद कर रखा था। अरे भाई, ये कबूतरों के जोड़े तो बड़े सुंदर हैं, लेकिन तुमने इन्हें कैद करके इनकी सुंदरता को कम कर दिया है। इनकी सुंदरता तो उड़ने में और बढ़ जाती है। अरे भाई, तुम जानते नहीं हो, ये कोई मामूली कबूतरों की जोड़ी नहीं है। हाँ, बड़े विचित्र जोड़े हैं ये कोई आम जोड़े नहीं है। ये रहस्यमय और विचित्र कबूतर और कबूतरी के जोड़े हैं जो किसी दूसरी दुनिया के हैं। इस दुनिया के पक्षी नहीं है ये। और हाँ, सबसे खास बात तो इनकी यह है कि ये दोनों इंसानी भाषा में बात कर सकते हैं। क्या शिकारी भाई, तुम सच कह रहे हो? हाँ हाँ भाई, ये न जाने किस दुनिया से आए और गलती से मेरे जाल में फंस गए। अब मेरे तो ये किसी काम के हैं नहीं। सोच रहा हूँ इन्हें किसी को बेच दूं, पर कौन ही खरीदेगा इन्हें। अरे भाई, जब तुमने इनकी इतनी खूबियां बताई हैं तो कौन नहीं खरीदेगा इन्हें? अब कैसे बताऊं इस आदमी को कि मैंने जो कहा सारा कुछ सच नहीं है। मैंने तो कुछ ज्यादा ही बात बढ़ा चढ़ाकर बता दी है, कहीं इसे शक ना हो जाए। शिकारी ने कहा था कि ये पक्षी इंसानी आवाज में बोल सकते हैं। वो तो सच था, लेकिन उसके आगे कही बात कि जिसके भी पास ये पक्षी जाएगी उनकी किस्मत चमक जाएगी, ये बात उसने बनाकर बोली थी। अरे भाई, क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो गए? अरे भाई, कुछ नहीं, मैं चलता हूँ। अरे हद है, तुमने अभी तो कहा कि इन पक्षियों को तुम्हें बेचना है। चलो लाओ, इन्हें मुझे दे दो, मैं खरीदता हूँ इनको। इन्हें देखकर मेरी पत्नी बहुत खुश होगी। वैसे भी मैं बहुत दिनों से सोच रहा था
कि उसे कुछ उपहार देने के लिए। इन्हें देखकर वो बहुत खुश होंगी। हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे इसकी कीमत दे दो और ले जाओ इन्हें। कितनी कीमत चुकानी होगी मुझे इन पक्षियों की जोड़ों की? 4 सोने की अशर्फियां। अच्छा ठीक है, मैं अभी देता हूँ। जगदीश शिकारी को 4 सोने की अशर्फी दे देता है और उससे कबूतरों के उन जोड़ों को ले लेता है। एक काम करता हूँ, पहले मैं जाकर इन पक्षियों के जोड़े को अपनी पत्नी को दे आता हूँ, फिर गोदाम चला जाऊंगा। जगदीश पक्षियों के उस पिंजरे को लेकर अपने घर आया। रमा, ओ रमा, अरे जल्दी बाहर आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। अरे आप तो गोदाम के लिए निकले थे, इतनी जल्दी कैसे आ गए? गोदाम नहीं गए क्या? हाँ, गोदाम ही जा रहा था पर जा नहीं पाया। खैर छोड़ो, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। रमा पिंजरे में कैद पक्षियों के जोड़े देखकर हैरान हो जाती है। हाय राम, ये क्या? तुम इन पक्षियों के जोड़ों को कहाँ से पकड़ लाए और इन्हें पिंजरे में कैद कर दिया? तुम भी ना, पहले ही भगवान हमसे इतने नाराज हैं और ऊपर से तुम इन मासूमों को जंगल से पकड़ लाए। चलो जल्दी इस पिंजरे को खोलो और अभी आजाद करो इन्हें। अरे अरे भाग्यवान, मेरी भी तो कुछ सुनो। अब क्या ही सुनूं आपकी, इतना बड़ा तो पाप कर दिया। खैर बताइए। अरे रमा, मैंने कोई पाप नहीं किया है। वो तो जब मैं रास्ते से गुजर रहा था तभी मुझे एक शिकारी मिला, उसी के पास से मैं इन पक्षियों को लाया हूँ। ओह, तो ये बात है। हाँ, और मैं इन्हें मारकर खाने के लिए नहीं लाया। इन पक्षियों की एक खास बात है कि ये इंसानों की तरह बात कर सकते हैं और हमारी किस्मत भी बदल सकते हैं। आप ये क्या कह रहे हैं? भला कोई पक्षी इंसानी भाषा में बात कर भी सकते हैं क्या? हाँ हाँ रमा, मैं सही कह रहा हूँ। एक काम करो, तुम कुछ भी इनसे पूछ कर देखो, ये बात करेंगे। ये सत्य बात है, हम दोनों कोई मामूली कबूतर नहीं हैं। हम इंसानी भाषा में बात कर सकते हैं। अरे वाह, ये तो वाकई में बात कर रहे हैं। हाँ, हम बातें कर सकते हैं क्योंकि हम बाकी साधारण कबूतरों की तरह नहीं हैं। हम परीलोक से आए हैं और अपना रास्ता भूल गए हैं। उस शिकारी ने हमें पकड़ लिया, लेकिन वो तो धन्य है आपका कि आप हमें उस शिकारी के चंगुल से बचा लाए, नहीं तो ना जाने वो हम दोनों का क्या करता। आप दोनों एक अच्छे इंसान लगते हो। अब हम दोनों को किसी और को मत देना, हम आपके ही पास रहेंगे जब तक हमें हमारी मंजिल नहीं मिल जाती। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम दोनों अगर हमारे साथ रहना चाहते हो तो यही सही, हम तुम्हें अपने साथ रखेंगे और तुम्हारा बहुत ख्याल भी रखेंगे। एक काम करो रमा, मैं गोदाम जा रहा हूँ, तुम दोनों पक्षियों को कुछ खिला पिला दो। न जाने बेचारों ने कब से कुछ खाया पिया नहीं है। ठीक है जी। रमा उन पक्षियों को दाने खिलाती, पानी पिलाती और उनसे बहुत सारी बातें करती। धीरे धीरे समय बीता और रमा दोनों पक्षियों को बहुत प्यार करने लगी। सुनिए जी, काफी समय हो गया इन पक्षियों को इन पिंजरे में रहते रहते, और मुझे ये पिंजरे में कैद बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। मैं इन्हें आजाद करना चाहती हूँ। ठीक है, लेकिन अगर ये भाग गए तो फिर मुझे मत कहना। नहीं जी, ये नहीं भागेंगे और मैं आपसे कुछ भी नहीं कहूंगी। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि ये आजाद जिंदगी जिए। फिर ठीक है। रमा उन पक्षियों के जोड़ों के पास जाती है और उनसे कहती है, देखो मैं तुम्हें इस पिंजरे से आजाद कर रही हूँ। तुम्हें जहाँ भी घूमना हो तो घूम लिया करो और वापस इसी पिंजरे में आ जाया करो। हाँ ठीक है, हम ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, पास ही घूमकर वापिस आ जाएंगे। हमें भी बाहर की दुनिया देखनी है। कबूतर और कबूतरी दोनों दिन भर घूमते और शाम होने से पहले पहले घर वापस आ जाते। ऐसा करते करते समय व्यतीत हो रहा था। अचानक एक दिन कबूतर और कबूतरी दोनों रमा के आंगन में घोंसला बनाने लगे और अब वो उसी में रहने लगे। अरे ये क्या, ये लोग घोंसला बना रहे हैं। पक्षी घोंसला तो तब बनाता है जब अंडा देना हो। लगता है ये दोनों माँ बाप बनने वाले हैं। चलो अच्छी बात है, एक मेरी ही किस्मत में संतान नहीं लिखी है। रमा ऐसा कह उदास हो गई। दूसरे दिन कबूतरी अंडा देती है, जिसे देख रमा और जगदीश बहुत खुश होते हैं। चलो अच्छी बात है, अब तुम 2 से 3 होने वाले हो।
हाँ, हमें भी इस बात की खुशी है, लेकिन दुख इस बात का है कि आपकी गोद सूनी है। बड़ा दुख होता है आप दोनों की ये स्थिति देखकर। रमा उदास हो वहां से चली गई। आज तो शाम से रात होने को आई है, लेकिन अभी तक ये पक्षी नहीं आए। कहाँ रह गए? शाम से रात, रात से सुबह और फिर रात, ऐसे करते करते काफी दिन बीत गए, लेकिन वो पक्षियों के जोड़े घर वापस नहीं आए। रमा सारा दिन उन पक्षियों के अंडों की देखरेख करती। कुछ दिन बीतते हैं और अंडा फूट जाता है। रमा उस अंडे के पास ही बैठी थी। अरे, ये कैसे हो गया? सुनिए जी, यहाँ आइए जल्दी। क्या हुआ भाग्यवान? अरे क्यों चिल्ला रही हो? ये देखिए, इस अंडे से एक प्यारी सी बच्ची निकली है। अरे पर ये कैसे हो गया? भला एक पक्षी इंसानी बच्चों को जन्म कैसे दे सकते हैं? लगता है भगवान को हमारे ऊपर दया आ गई। अब जो भी हो, इस बच्ची को हम अपने पास ही रखेंगे। रमा और जगदीश उस बच्ची को अपनी बेटी बनाकर रख लेते हैं। उसकी अच्छे से देखभाल करते हैं और उसे बहुत प्यार करते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और बच्ची अब बड़ी हो जाती है। उसकी सुंदरता इतनी थी कि कोई उसे देखता तो बस देखता ही रह जाता। उसका नाम रमा और जगदीश ने कवित्री रखा था। बड़ी जोरों की प्यास लग रही है। एक काम करता हूँ, उस घर में पानी पी लेता हूँ, फिर घर चला जाऊंगा। कोई है इस घर में? जी कहिए। राजा कवित्री को देखता ही रह गया। जी, क्या आप मुझे पानी पिला देंगी? बड़ी जोरों की प्यास लग रही है। जी, आप बाहर ही रहिए, मेरे माता पिता अभी घर पर नहीं है, मैं पानी लेकर आती हूँ। वाह, कितनी खूबसूरत है ये लड़की। इसकी खूबसूरती के आगे तो सब कुछ छोटा है। बस इससे मेरा विवाह हो जाए। ये लीजिए पानी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजा पानी पीकर अपने महल की ओर लौट गया, लेकिन कवित्री की सुंदरता उसे बार बार याद आ रही थी। वो अपने मंत्री के हाथों जगदीश के घर विवाह का प्रस्ताव लेकर भेजता है। ये तो हमारे लिए बड़े भाग्य की बात है। हम तैयार हैं इस विवाह के लिए। आप महाराज से जाकर कह दीजिए। कुछ ही दिनों में कवित्री का विवाह धूमधाम से राजा के साथ हो जाता है। राजा की पहले से ही एक रानी थी। कवित्री की सुंदरता के चर्चे सारे राज्य में फैले हुए थे, जिससे राजा की पहली रानी बहुत चिढ़ती थी। महाराज तो उस कवित्री की सुंदरता में ऐसे खोए हैं कि उन्हें ये भी सुध नहीं कि उनकी पहली रानी भी है। अब बस बहुत हुआ, उसका कुछ करना होगा। पहली रानी कवित्री के पास जाती है। अरे, कैसी हो बहन? दीदी, आप आइए ना, कैसे आना हुआ? कवित्री बहन, मुझे सब पता है, तुम हम सभी इंसानों से बिल्कुल अलग हो। कहाँ हम इंसान और कहाँ तुम पक्षी की औलाद। जी दीदी, ये बात तो सभी जानते हैं, लेकिन तुम्हें सावधान रहने की जरूरत है। अब तुम इस राजघराने की बहू हो, तुम्हारी जान अब हथेलियों पर है, समझो। हम राजघराने के लोगों की तो ऐसी ही जिंदगी होती है। तुम मुझ पर विश्वास कर सकती हो और बता सकती हो कि तुम्हारी जान किस में बसती है। कवित्री भोली भाली सीधी सादी थी, जो आसानी से किसी पर भी विश्वास कर लेती थी। वो ये भी नहीं जानती थी कि रानी उसका राज जानना चाहती है। दीदी, मेरे मायके के आंगन में एक पेड़ है, उसी पेड़ की चौखट पर एक संदूक है। उसी संदूक में एक अंगूठी रखी हुई है, उसी में है मेरी जान। चलो, सुरक्षित है तुम्हारी जान, ऐसे ही अपनी जान सुरक्षित रखना। शाम होती है। कैसी हो मेरी प्यारी रानी? आज तुम बड़ी उदास लग रही हो, क्या बात है? महाराज, अगर मैं मर जाऊं तो आप मेरे इस शरीर को जलाना मत। अरे, ये तुम कैसी अशुभ बातें कर रही हो रानी? मैं ऐसी बातें करना तो नहीं चाहती, लेकिन फिर भी आप सुन लीजिए। अगर मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर को आप सुरक्षित किसी अच्छी सी जगह पर रखवा देना, जहां खाने पीने की सारी सामग्री मौजूद हो। बस करो रानी, ये तुम कैसी अनाप शनाप बातें कर रही हो। राजा ने ऐसा कहा ही था कि तभी रानी बेहोश होकर गिर पड़ी।
राजा ने तुरंत वैद्य को बुलाया। बड़ा शुभ समाचार है महाराज, आप पिता बनने वाले हैं। शुभ समाचार सुनते ही पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। जब ये बात बड़ी रानी को पता चली तो वो और भी ज्यादा चिढ़ गई, क्योंकि ये महाराज की पहली संतान थी। कुछ महीने बीतते हैं, राजा कवित्री का और भी ज्यादा ध्यान रखने लगते हैं। बस अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, इसने तो अपने पैर इस पूरे महल में पसार लिए हैं। बड़ी रानी एक सैनिक को बुलवाती है। सैनिक, जाओ और छोटी रानी के मायके के आंगन में एक पेड़ लगा है, जिसकी चौखट में एक छोटा सा संदूक है, उसमें एक अंगूठी है, उसे ले आओ और ध्यान रहे ये बात किसी को भी पता न चले। ठीक है रानी जी। सैनिक रात के अंधेरे में कवित्री के मायके पहुंचा और अंगूठी का संदूक ले आया और बड़ी रानी को दे दिया। अब आएगा मजा। बहुत प्यारी बन रही थी महाराज की। वो जगह सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। महाराज की सिर्फ एक ही रानी है और वो हूँ मैं। बड़ी रानी उस संदूक को खोलती है और उसमें रखी अंगूठी को अपनी उंगली में पहन लेती है, जिससे कवित्री की तबीयत बिगड़ने लगती है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। कुछ देर बाद महाराज जब कवित्री के कक्ष में पहुंचते हैं तो हैरान हो जाते हैं। रानी, रानी, क्या हुआ तुम्हें? राजा वैद्य जी को बुलाते हैं, लेकिन वैद्य जी बताते हैं कि उनकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही। नहीं, ये नहीं हो सकता। रानी तो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। राजा बहुत रोते हैं। महाराज, ऐसे कब तक रोते रहेंगे आप? चलिए, अब रानी का हमें अग्निदाह करना होगा। नहीं मंत्री जी, हम ऐसा नहीं कर सकते। रानी ने जो कहा था हमें वो करना होगा। वो चाहती थी कि उनका शरीर मरने के बाद न जलाया जाए, बल्कि किसी सुरक्षित स्थान पर रख दिया जाए। तुम ऐसी कोई जगह खोजो जहां हम रानी का पार्थिव शरीर रख सकें। महाराज, एक बहुत अच्छी और वीरान जगह है जहां कोई आता जाता नहीं है। एक बहुत पुराना खंडहर जो हमने अपनी सुरक्षा के लिए बनवाया था। वहां सारी सुविधा है। राजा मंत्री की बात मानकर रानी के शरीर को उसी जगह रख देता है। चलो, अच्छा हुआ वो कांटा मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए हट गया। अब राजा जी सिर्फ मेरे हैं। राजा जी कवित्री की मौत से बड़े उदास थे। वो कभी कभी उस खंडहर की ओर निकल जाया करते थे और बाहर से ही लौटकर वापस आ जाया करते थे। कुछ दिन तो ऐसे ही समय बीतता है। एक दिन जब राजा जी उस खंडहर के बाहर आए हुए थे, तभी उन्हें एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। अरे, ये क्या माजरा है? इस खंडहर के अंदर से तो किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन इस खंडहर में तो सिर्फ रानी का पार्थिव शरीर है। मुझे अंदर जाकर देखना होगा। राजा अंदर जाते हैं तो देखते हैं रानी कवित्री के पार्थिव शरीर के बाजू में एक छोटा सा बच्चा लेटा हुआ है और जोर जोर से रो रहा है। ये किसका बच्चा है और यहाँ कैसे आया? राजा उस बच्चे को थोड़ी देर खिलाते हैं और फिर वहीं रानी के बाजू में लिटाकर चले आते हैं। दूसरे दिन भी राजा जब आते हैं तो बच्चा वहीं खेल रहा था। राजा जी फिर उस बच्चे को अपनी गोद में लेते हैं और उसे खिलाने लगते हैं, जिससे बच्चे को नींद आ जाती है और राजा जी उस बच्चे को वहीं सुलाकर चले जाते हैं। राजा रोज रोज ऐसा ही करते। जब बच्चा बड़ा हो गया तो राजा ने उससे पूछा, बेटे तुम कौन हो और तुम्हारे माँ पिता कहाँ हैं? ये जो लेटी है यही मेरी माँ है। ये कैसा मजाक है भला? ये तुम्हारी माँ कैसे हो सकती है? ये तो मृत है। नहीं, ये तो सो रही है। रात को उठती है, मुझे खाना खिलाती है, मुझसे बातें करती है और मुझे बहुत सारा प्यार भी देती है। फिर सुबह होते ही ये सो जाती है। ये कैसा रहस्य है? बेटा, जब तुम्हारी माँ रात में उठे तो उनसे पूछना
कि वे सुबह होते ही सो क्यों जाती हैं। ठीक है। रात होते ही कवित्री उठती है और अपने बच्चे के साथ खेलने लगती है। माँ, माँ, हाँ बेटे, क्या बात है? माँ, जब तुम सो जाती हो तब राजा जी मुझसे मिलने आते हैं। क्या सच में बेटे? हाँ माँ, माँ वो बोल रहे थे जब आप रात में जागो तो आपसे मैं पूछूं कि आप सुबह होते ही सो क्यों जाती हैं। भगवान तेरा शुक्र है, राजा जी के मैं इतने करीब आई। अब मैं उन्हें अपने बेटे के जरिए सब कुछ बता सकती हूँ। अगली सुबह जब राजा जी फिर से आए। बेटा, मैंने जो कहा था वो तुमने पूछा था? हाँ, मैंने पूछा था तो उन्होंने बताया कि बड़ी रानी के पास उनकी एक अंगूठी है जिसमें उनकी जान बसती है। वो अंगूठी बड़ी रानी रात में सोने के पहले उतार देती हैं और सुबह फिर से उसे पहन लेती हैं, जिससे माँ सुबह सो जाती है। वो अंगूठी माँ की है जिसे बड़ी रानी ने चालाकी से चुरा ली। ओह, तो ये बात है, अब समझा। वो पहले ही छोटी रानी से जलती थी, अब उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। राजा बड़ी रानी के पास पहुँचे। रानी, तुम्हारी अंगूठी तो बहुत अच्छी है। मैंने पहले तो ऐसी अंगूठी तुम्हारे पास कभी नहीं देखी। हाँ हाँ, वो मेरी माँ की निशानी है। मेरी माँ ने दी थी। उस वक्त मैं पहन नहीं पाई। अब जब माँ नहीं है इस दुनिया में तो मुझे उनकी बहुत याद आती है, इसलिए मैं उनकी ये निशानी पहन कर रखती हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी नक्काशी करवानी पड़ेगी। बहुत पुरानी हो गई है। लाओ, मैं इसे चमकाने के लिए भेज देता हूँ। नहीं नहीं, जैसी भी है ठीक है, मुझे ऐसी ही पसंद है। राजा समझ चुके थे रानी वो अंगूठी ऐसे नहीं देने वाली। राजा रात का इंतजार करते हैं। जब रानी उस अंगूठी को उतार कर रखती है तो राजा उस अंगूठी को चुपके से उठा लेते हैं और सुबह सुबह रानी के पास लाकर छोटी रानी को पहना देते हैं, जिससे छोटी रानी जाग जाती है। कवित्री रानी, मैं सब जान गया हूँ, तुम रो मत। मैं हूं ना, मैं उस बड़ी रानी को सजा जरूर दूंगा। उसने तुम्हारे साथ जो किया है उसकी सजा उसे मिलकर ही रहेगी। रानी राजा के गले से लगकर रोने लगती है। राजा रानी और अपने बेटे को महल ले आते हैं, जिसे देख बड़ी रानी के होश उड़ जाते हैं। अरे तुम जिंदा हो? तुमने क्या सोचा था? तुम इसे हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से हटा दोगी और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी? मैं सब कुछ जान चुका हूं। तुमने छोटी रानी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। नहीं महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। बड़ी रानी चीखती चिल्लाती रहती है, लेकिन राजा उसकी एक नहीं सुनते और बड़ी रानी को कारागृह में कैद करवा देते हैं और छोटी रानी और अपने बेटे के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।